as well. ठीक तो है। लास्ट टाइम हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ कर लिया, न्यूटन का सेकंड लॉ कर लिया। अभी बाकी न्यूटन के सेकंड लॉ में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं। इक्विलिब्रियम दो दफा हो सकता है अगर आपके पास सारी रिजल्टेंट फोर्सेस जो हैं वो जीरो हो, या आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो जीरो। इन दो केसेस के अंदर योर ऑब्जेक्ट वुड ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। रिजल्टेंट फोर्सेस का जीरो होने का मतलब क्या है कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके राइट पे 20 लग रही है और लेफ्ट पे 20 लग रही है, तो ये कैंसिल होके दोनों जीरो बना देंगे। या अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 50 लग रही है, नीचे 50 लग रही है, इसके राइट पे 40 लग रही है, लेफ्ट पे 40 लग रही है, तो ये सारी आपस में कैंसिल हो रही है, रिजल्टेंट आपके पास जीरो बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट वुड बी इन इक्विलिब्रियम। दूसरी कंडीशन तो बहुत आसान है कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन ही जीरो है तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कि अगर वो जिस स्पीड से चल रही है चलती रहेगी। इन इक्विलिब्रियम आल्सो ऑल फोर्सेस कैंसल आउट लीविंग जीरो नेट फोर्स। एक तीसरी कंडीशन भी होती है कि जो आपके पास सम ऑफ ऑल मोमेंट्स हैं वो भी जीरो। मोमेंट्स क्या होते हैं? लम्हात, हिंट्स। हम्म, लम्हात। अच्छा, फिजिक्स में मोमेंट्स क्या होते हैं? टॉर्क का नाम सुना? जी, टॉर्क का सुना है। ठीक है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग क्लॉकवाइज, अबाउट ऑफ फोर्स वही इज वाला, वही वाला। टॉर्क। ठीक है, तो वो भी जब हाँ इक्वल और बैलेंस आउट हो तब भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। Objects that are standing still are in equilibrium because their acceleration is zero. Objects that are moving at a constant speed का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन जीरो है, तो वो भी क्या है? दे आर ऑल्सो इक्विलिब्रियम। इसको हम स्टैटिक भी कहते हैं, स्टैटिक मोशन। ठीक है, यू कैन सी नाउ कि अगर लेफ्ट पे 350 की फोर्स है, राइट पे 350 की फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, और बंदे का वेट 700 है, तो भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। 350 प्लस 350, ऊपर की तरफ 700 न्यूटन लग रही है टेंशन की फोर्स, और नीचे की तरफ 700 न्यूटन वेट लग रहा है, तो भी आपके पास जो बंदा है दैट वुड बी इन अ स्टैटिक मोशन, वो हिलेगा नहीं, बिकॉज देर इज नो मोशन। एंड वी सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज स्टिल ओवर हियर इन इक्विलिब्रियम एज वेल। तो अगर यहाँ पे हम फोर्स कैलकुलेट करें, चलें बताएं, ये सॉल्व करें, बताएं। If a woman is holding two dogs on her either with a force of 80 Newton, how much force does the woman have to exert to keep the dog from moving? 160 Newton. 160 Newton. गुड। 160 न्यूटन। सही है। आवाज नहीं आ रही आप। हाँ जी, मैं थोड़ा दूर खड़ा था, अब आ रही है ना? ओके। तो यहाँ पे नाउ वी गोइंग टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑन बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, दो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं आपस में। दे आर डिस्कसिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग एक्टेड अपॉन टू इंडिविजुअल फोर्सेस। ड्यूरिंग द डिस्कशन Anna suggests to Noah that the object under discussion could be moving. In fact, Anna suggests that if friction and air resistance could be ignored, the object could be moving in the horizontal direction. क्योंकि अभी हम रिजल्टेंट में कुछ चीजें इग्नोर भी करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, तो मैं अभी फिलहाल ऑपोजिंग फोर्स को अपने माइंड में गिन ही नहीं रहा हूँ, वरना उसकी वजह से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। According to Anna, an object experiencing forces are described as right could be experiencing a horizontal motion as well. ये दोनों ये कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन, एक कहती है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से, एक कह रही है कि वो वर्टिकल फोर्सेस की वजह से है। तो इसको देख लेते हैं, हु डू एग्री विद? एना इज करेक्ट। एना ने ये कहा था कि द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसिंग फोर्सेस as described at the right could be experiencing a horizontal motion as well. You never know that कि क्या पता वो horizontal motion भी कर रहा हो, क्योंकि फर्क ये है कि आपको हॉरिजॉन्टल ये वाली होती है, लेफ्ट टू राइट वाली। कौन सी? हॉरिजॉन्टल ऊपर से नीचे वाली होती है ना। राइट लेफ्ट। ओ वर्टिकल अच्छा। ऊपर से नीचे होती है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो इक्विलिब्रियम में है, अगर आपके पास ऊपर नीचे इक्वल लग रही है ना, तो वैसे ही न्यूटन का थर्ड हो, सेकंड हो, फर्स्ट लॉ, आपके पास लेफ्ट और राइट भी 20 न्यूटन की कोई ना कोई फोर्स लग रही है, क्योंकि वो चारों तरफ से चीज कैंसिल बेसिकली हो रही है। तो ये बेशक एमी स्टेटमेंट्स वगैरह इसमें से बात की है। असल टॉपिक हमारा है अब बाकी का डायनामिक्स, इसी के ऊपर बेस्ड है।
आधे से ज्यादा पेपर न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। इस चैप्टर का अभी तक हमने सिर्फ 10% हिस्सा पढ़ा है, 70 स्लाइड्स। अभी असल चीज आएगी न्यूटन थर्ड लॉ। आपको ये चैप्टर नंबर 5 में भी आपकी बहुत हाँ, हेल्प होगी, जो फोर्सेस वाला चैप्टर है नेक्स्ट। क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ? every action has an equal but opposite reaction. एग्जैक्टली, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने टेबल को दबाया, टेबल असल में आपको भी ऊपर की तरफ दबा रही है। What does this mean? For every force acting on an object, there is an equal force acting in the opposite direction. Right now, gravity जो है is pulling you down in your seat, you know. लेकिन आप क्या करें, आपकी सीट भी आपको ऊपर की तरफ पुश करे, इसलिए आप बैठ बैठ के थक जाते हैं। एंड विद एन इक्वल फोर्स, जितना आपका वजन है उतना जो सीट है वो भी आपको ऊपर की तरफ पुश कर रही है। Newton's third law says that your seat is actually pushing up against you with an equal force. This is why you are not moving. देर इज अ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन यू, क्योंकि ऊपर क्या लिखा होता है, एक चीज थी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जो वर्ड इक्वल है दैट प्रूव्स कि दिस इज आल्सो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। आप इसलिए कुर्सी के ऊपर अभी इस वक्त इक्विलिब्रियम के अंदर बैठे हैं, because it was an equal and opposite reaction. The gravity is pulling you down, your seat is actually pushing you up. So what happens if you are standing on a skateboard or a slippery floor and push against a wall? अगर मैंने स्केटबोर्ड चलाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, अपने पाँव को ऐसे करके धकेलूंगा ताकि मेरा स्केटबोर्ड आगे जाए। नाउ दिस वाज माय एक्शन फोर्स। जितना जोर का पीछे की तरफ पाँव मारूंगा उतना ज्यादा आगे मेरा स्केटबोर्ड जाएगा, दैट्स द रिएक्शन फोर्स। अगर मैंने दीवार से अपने आप को पुश करूंगा, मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगा 50 की ताकि पीछे की तरफ जाऊं, या अगर आप एक ट्रैम्पोलिन के ऊपर भी जंप कर रहे होते हैं, जंपिंग कास्टर ट्रैम्पोलिन होती है, इतना जोर से आप अपना एक्शन लगाएंगे ट्रैम्पोलिन के ऊपर उतना ट्रैम्पोलिन आपको ऊपर उछालेगी। दैट इज योर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। You slide in the opposite direction away from the wall because you pushed on the wall, but the wall pushed you back with an equal and opposite force. तो इसको एक दफा यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूटन थर्ड लॉ की, रॉकेट का जो इंजन होता है, रॉकेट लॉन्च कैसे होता है, जो ये एग्जॉस्ट का फ्लो होता है तेज, अभी इंडिया ने लॉन्च किया, एक पुश बढ़ेगा बैकवर्ड की तरफ, जोर का थ्रस्ट बढ़ेगा। जब ये जोर का थ्रस्ट बैकवर्ड पड़ता है तो रॉकेट ऊपर जाता है। जितना ज्यादा थ्रस्ट फोर्स पड़ेगा उतना ज्यादा फॉरवर्ड फोर्स आपके पास लगेगा। More the exhaust flow pushing backwards, more with the engine forward force applied on the rocket as well. Because for every action, there is an equal and opposite reaction. Reaction मतलब दोबारा से action. ये देखिए, अगर आपने बुक रखी है टेबल के ऊपर, टेबल बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है। This statement is known as Newton's third law of motion, which discusses pairs of object and the interactions between them as well. क्योंकि हमेशा फोर्सेस पेयर में एक्ट करती है। पेड़ में इस तरह कि अगर ये मून के ऊपर अपना वेट भी अप्लाई कर रहा है तब भी मून इस बंदे के ऊपर भी कोई फोर्स एक्ट कर रही है। बन तो एक पेड़ ही गया हमेशा। So the astronauts working on the space station have a serious problem when they need to move around in space. क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं पुश ऑन करने के लिए। तो वो क्या करते हैं फिर, कभी सोचा है आपने कैसे मूव करते हैं स्पेस के अंदर? कोई दीवार तो है नहीं जिसको अपनी जोर से ऐसे उसको पुश करके दूर मूव करें। व्हाट डू दे डू? स्पेस तो खाली जगह है। कुछ आइडिया है एस्ट्रोनॉट्स के पास ऐसी क्या चीज होती है जिससे वो मूव करते हैं? No, sir. उनके पीछे एक बैकपैक लगा होता है गैस सिलेंडर वाला। ठीक है, वो गैस सिलेंडर क्या करता है, अब उसके ऊपर दो सिलेंडर्स लगे होते हैं। ये एस्ट्रोनॉट का बैकपैक, अगर ये राइट वाला सिलेंडर गैस ऐसे फेंकेगा तो एस्ट्रोनॉट उधर मुड़ेगा। ठीक है, सॉरी उधर मुड़ेगा। और अगर ये वाला सिलेंडर गैस फेंकेगा तो एस्ट्रोनॉट उधर मुड़ेगा। मतलब कि ये ऐसे अगर गैस रिलीज करेगा, झटका पड़ेगा बैक पे, तो एस्ट्रोनॉट इस तरह मूव करेगा। समझ आइए? So the two forces in a pair are called action and reaction. आप जब skateboard चलाते हैं, the action is that you are pushing on the ground. Reaction क्या है कि ground आपको push करके आपको आगे धकेलता है आपके skateboard के ऊपर। Anytime you have one, you have the other always. हमेशा दूसरी, हमेशा अकेले force कभी आज तक नहीं लगी। If you know the strength of one, you also know the strength of the other, since both forces are always equal. अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि मैंने एक्शन फोर्स 40 न्यूटन लगाई है तो आपको ऑब्वियसली रिएक्शन फोर्स भी पता है कि 40 न्यूटन ही लगाई हुई है, वो भी उसने आपको आगे से लगाई है। बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस act on different objects
not the same object. The forces cannot cancel because they act on different objects. The act of moving or the ability to move from one place to another को हम एक चीज कहते हैं locomotion. Locomotion क्या होता है? आप move कर सकते हैं. या if I say locomotion is also called as the change of position. Any animal or machine that moves depends on Newton's third law to get around. When we walk, we push off the ground and move forward because of the ground pushing back on us in the opposite direction. Jets, planes, and helicopters push air. In a helicopter, the blades of the propeller are angled such that when they spin, they push the air molecules down. जब हेलीकॉप्टर भी चलते हैं वो क्या करते हैं उनका एक पंखा चलता है प्रोपेलर उसके ब्लेड नीचे की तरफ होते हैं नीचे की तरफ होने की वजह से वो सारे एयर मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ पुश करते हैं इतना पुश करते हैं कि वो आगे से उसको ऊपर की तरफ पुश करती है दिस इज हाउ हेलीकॉप्टर ब्लेड्स actually propels and flies the helicopter. The rotor blades of a helicopter are just like the wings of an airplane or a bird. As they move through the air, they pull the air above them downwards. That's the action part of the action reaction. When the blades push the air downward, the helicopter is lifted. The air has considerable mass and inertia and resists being pulled down. It tries to push the wings up instead. प्लेन के जो इंजन होते हैं वो भी क्या करते हैं वो हवा को अपने अंदर खींच रहे होते हैं इतना ज्यादा खींचते हैं कि हवा उनको फिर अपनी तरफ खींचती है और जहाज इसी तरह तो उड़ता है आप हवा ले रहे हो हवा जहाज लेगी और इस तरह आपका जहाज भी चलता है The blades pull the air downwards and the reaction to this pushes the helicopter upwards as well. So look at the action and reaction forces. Here you can see paddle on water pushes the water backwards. और ये आप क्या कर रहे हैं आप जब पैडल पीछे की तरफ खींचते हैं पानी आपको आगे की तरफ चलाता है तो ये आपके पास क्या है दिस इज नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ व्हाट इज मोमेंटम The product of mass and velocities. द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला इसका वही mv. मोमेंटम के लिए सिंबल यूज होता है p इज इक्वल टू मास Equal इनटू to वेलोसिटी mv. mv सिंपल इज दैट अच्छा अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना हो चेंज इन मोमेंटम मतलब कि डेल्टा p इज इक्वल टू mv माइनस mu और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना हो वो तो फोर्स होती है over t आ जाएगा. एग्जैक्टली तो डेल्टा p डिवाइडेड बाय t डेल्टा p क्या था mv माइनस mu ओवर t या अगर मैं कॉमन ले लूं m को तो m बाहर लिख देते हैं v माइनस u ओवर t momentum or linear momentum is the product of mass and velocity of an object. For example, हम कहते हैं यार तेरे अंदर मोमेंटम बड़ा कम है थक जाता है तू ये हम क्यों कहते हैं क्योंकि भाई या तो बंदे का मास ज्यादा है उस बंदे का मास उसको थका रहा है उसकी वेलोसिटी अफेक्ट कर रहा है हम कहते हैं यार मोमेंटम नहीं सही एक बंदे का मोमेंटम बहुत अच्छा है क्योंकि वो फिट है उसका मास भी अच्छा है और उसकी वेलोसिटी भी अच्छी है दोनों चीजें जब अच्छी होंगी उसकी हेल्थ उसकी फिजिक उसका मास उसकी स्पीड हम बंदे को कहेंगे यार इस प्लेयर का मोमेंटम बहुत अच्छा है फॉर एग्जाम्पल अ हैवी ट्रक मूविंग फास्ट हैज अ लार्ज मोमेंटम it takes a large and prolonged force to get the truck up to its speed. जाहिर सी बात है एक भारी ट्रक है उस भारी ट्रक का मास भी ज्यादा है जब मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपकी वेलोसिटी कम होगी तो इसलिए आपको वेलोसिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा मोमेंटम and it takes a prolonged force continuous large force to get the truck up to this speed and it takes a large and prolonged force to bring it to a stop afterwards as well. If the truck were lighter or moving slower, then it would have less momentum. Like velocity, linear momentum is a vector quantity possessing a direction as well as magnitude. तो मोमेंटम का आपके पास यूनिट क्या हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड ठीक है या फिर आप इसको न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं सो फोर्स जो है ये हमने डेरिवेशन शायद कर ली थी कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m which is initially moving with a velocity of magnitude u तो फोर्स F एक्ट करेगी उस बॉडी पे उसको u से हिला के v तक पहुंचाएगी इन अ स्पेसिफिक टाइम आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे उस बॉडी का एक मास है उस बॉडी को आपने इनिशियल स्पीड से चला के उसकी फाइनल तक पहुंचाना है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है So we can also write Newton's second law in the form of this.
न्यूटन का सेकंड लॉ होता है वैसे ये F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आपको पूरी डेरिवेशन मैंने उस दिन बताई थी, चैप्टर 1 के अंदर ही पूछी जा सकती है। And a simple rearrangement shows the relation between force and momentum. Remember, momentum is always equal to mass into velocity. mv का मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम। mu का मतलब क्या है? इनिशियल मोमेंटम। इसलिए जो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बनता है वो है डेल्टा p बाय डेल्टा t, विच इज mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? सर ये है वो, क्या कहते हैं, जब भी कोलिजन होती है दो ऑब्जेक्ट्स में, तो क्या कहते हैं, एक सेकंड में आपको समझाता हूँ। मैं वही ना, क्या कहते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स में कोलिजन होती है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करती, तो क्या कहते हैं, वो दो ऑब्जेक्ट्स, मतलब उनकी मूवमेंट नहीं रुकेगी। सही है। So the principle of the conservation of momentum states that if objects collide, the total momentum before the collision is the same as the total momentum after the collision, provided that no external forces, for example friction, act on the system. Of course, energy is also conserved in any collision, but isn't always conserved in the form of kinetic energy. अब कोलिजन के दौरान कैसे कैसे एनर्जी लॉस हो सकती है बताएं, जब दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे किस किस तरह एनर्जी लॉस हो सकती है? फ्रिक्शन, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया? नहीं सॉरी, फ्रिक्शन। ठीक है। और जब वो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे उनकी आवाज निकलेगी, साउंड एनर्जी लॉस्ट होगी। जब वो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे गर्म होंगे, थर्मल एनर्जी लॉस्ट होगी। ठीक है। तो इस तरह करते करते आपकी एनर्जी लॉस हो सकती है। इलास्टिक और इन इलास्टिक आपके दो टाइप्स ऑफ कोलिजन है, और वो आपका बिल्कुल आखिरी टॉपिक और काफी मुश्किल टॉपिक है इस चैप्टर 4 का, जो कि मैं कराऊंगा तो वैसे नेक्स्ट क्लास में, जो मैं वीकेंड पे कोई एक मेकअप क्लास रख दूंगा, क्योंकि आपकी दो क्लासेस मिस हुई थी, एक मंडे वाली और एक सर वेडनेसडे वाली। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है ना एक, हाँ जी, वो क्या होता है? चलो वो बताएं, आगे पढ़ना है हमने चैप्टर 6 में। वो एनर्जी वाला होता है कि एनर्जी रिमेन्स द सेम, एनर्जी नहीं लूज होती। एग्जैक्टली सो वो हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है। सिर्फ तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं टीवी को, मेरा एक घर में टीवी लगा, मैंने अपने टीवी को 100 जूल्स ऑफ एनर्जी दी है, वो मेरी एनर्जी कहीं लॉस नहीं हुई है। वही मेरी 100 जूल्स में थोड़ी 50 जूल मेरी लाइट में लग रही है जो मुझे पिक्चर दिखा रही है, 30 जूल 30 जूल उसमें से मुझे आवाज देने में लग रही है साउंड एनर्जी में, बाकी की मैं कह सकता हूँ 20 जूल हीट लॉस हो रहा है। तो 80 जूल तो यूज हो रही है। सिर्फ एनर्जी की फॉर्म, उसकी शक्ल, उसकी टाइप बदल रही है। ओवरऑल एनर्जी, टोटल रिजल्टेंट आपके पास ओवरऑल एनर्जी रिमेन सेम इन द सिस्टम। यहाँ पे भी आपको दो टाइप्स ऑफ कोलिजन हम पढ़ेंगे, और वो बहुत बड़े बड़े सिनेरियोज हैं, 4-5 इक्वेशंस हैं। सर लेकिन देखें, याद रखें। क्या चीज? किसी कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट तो होता नहीं, हर जगह पे क्या कहते हैं, एनर्जी या मूवमेंट लूज तो होनी ही होनी है। एग्जैक्टली होती है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक हीटर है, ठीक है, और डिपेंड करता है, अब टीवी का काम क्या होता है? पिक्चर दिखाना, लाइट दिखाना और साउंड दिखाना। हीट लॉस उसका काम नहीं है, तो वो यूजफुल आउटपुट नहीं है, वो मेरा वेस्टेड आउटपुट है। अगर एक माइक्रोवेव की बात करूं, अब माइक्रोवेव को मैं 100 जूल्स ऑफ एनर्जी देता हूँ, वो दो चीजें कर रहा है, एक उसकी साउंड एनर्जी और एक उसकी थर्मल एनर्जी। अब साउंड और थर्मल में से बताएं माइक्रोवेव के लिहाज से विच वन इज अ वेस्टेड एनर्जी एंड विच इज अ यूजफुल एनर्जी? साउंड इज वेस्ट एंड थर्मल इज यूजफुल। टीवी के केस में साउंड वेस्ट नहीं थी क्योंकि वो उसका काम है। तो ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह आपका एनर्जी लॉस होता है, आपकी उसको हम कहते हैं एनर्जी डिसिपेशन, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है। इससे अगले से अगला चैप्टर जो है वर्क एनर्जी पावर, आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, तीनों, वर्क भी, एनर्जी भी, पावर भी, टाइप्स भी पढ़ी मैट्रिक है। में भी फिक्स ही था वो, एग्जैक्टली वो सारी टाइप्स है, वही और दोबारा मेरा यहाँ पे आएंगी, और वो मेरा सारा फेवरेट सेम है। चैप्टर था। बिल्कुल इजी है, सब कुछ सेम है, एएस के अंदर भी दो तीन फॉर्मूले बस नए हैं। यहाँ पे भी दो बहुत टाइप्स ऑफ मजे का कोलिजन है, चैप्टर। इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक वो है, इलास्टिक हम कहते हैं ना, मैं रबर बैंड खींचा, जब मैंने छोड़ा तो वापस उसी शेप में आ गया जो खींचने से पहले था। दैट इज फॉर एग्जांपल एन इलास्टिक कोलिजन। दो बॉल्स टकराए, उनकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहती है, तो वो मैं कह सकता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं कहूँ कि उनका मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन भी सेम रहा, तो वो हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन इलास्टिक में ये चीज इक्वल नहीं होगी, क्या पता
टकराने के बाद एक बॉल रुक जाए, दूसरा चलता रहे, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कोलिजन्स। तो ये आपके पास एक, दो, तीन और चार केसेस आते हैं जो कि हमने ये कल वाले लेक्चर के अंदर पढ़े, क्योंकि बहुत लेंथी है और समझने थोड़े से मुश्किल है कैसे हमने केसेस बनाने होते हैं, किस तरह। इसको आप एक नजर भी देख लेना खुद से, लेकिन ये ओवरऑल मैंने करवाना है, तो कल आपका ये चैप्टर खत्म होगा। सैटरडे या संडे में से मैं एक दिन मॉर्निंग क्लास आपकी रखूंगा, संडे को रख लो। वैसे वो टेंशन वाले केसेस हमने पढ़े थे 9th में, संडे को रख लें सर, कोई मसला नहीं। ठीक है, हाँ संडे को एक मेकअप क्लास सैटरडे आपकी को रख ना लेंगे। रखें। ठीक है, सैटरडे आपकी वैसे भी हैं, और संडे को मैं एक फिजिक्स की मेकअप क्लास रखूंगा, आफ्टरनून के कोई टाइम हो गए तो मैं आपसे कंफर्म कर लूंगा सैटरडे रात तक के वो क्या टाइम होगा। इसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 मुकम्मल है और आपने से भी चीज पढ़नी। लेट मी शो यू वन मोर थिंग, उसके बाद कुछ और इसमें लेट मी सी अगर कुछ रह गया।